नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। वी आर हैविंग ए क्लास ऑफ क्लोजेस। आज हम जो है क्लोज को क्लोज कर देंगे। क्लोज की आज लास्ट क्लास है। तो क्लोज के अंदर जो कल हमने जो पढ़े वो प्रीपोजिशंस का इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि क्लोज के अंदर प्रीपोजिशंस के हिसाब से वैसे बेसिकली क्लोज के जो टाइप्स वगैरह हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं कि डिफाइनिंग क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग क्या होता है, एज इट इज हमने कर लिया। लेकिन एज ए सिलेबस में आपको बताऊं, क्लोज के अंदर इंपॉर्टेंट होता है कंजंक्शन का यूज। कंजंक्शन कौन सा कहाँ पे लगना है। तो सबसे पहली बात यह है कि काफ़ी सारे तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी एक अलग से क्लास भी लगी हुई है, और वो रिलेटिव प्रोनाउन है उनका जो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ाया गया है उसके अलावा कोई एडिशनल यूज है वो मैंने करवा दिए। अब जो थोड़े बहुत बचते हैं, ये जो भी क्लास होगी आपकी 20 मिनट या 25 मिनट की, इसके अंदर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जितना देर मतलब आज कंप्लीट नहीं होता तब तक क्लास को इसको कंटिन्यू करते हैं। ये इस टॉपिक को आज कंप्लीट करके छोड़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हम वेयर की बात करते हैं। वेयर के बारे में हम एक बार बात पहले कर चुके हैं रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, और यहाँ पर हम दोबारा बात करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। बिफोर 1999, ठीक है, आई लिव्ड इन ए टाउन, कोमा लगा के लिखेंगे। आई लिव्ड इन ए टाउन माय फादर लिव्ड देयर। इस तरह के सेंटेंस देके और आपको ये कहा जाता है कि वेयर का यूज करके इनको एक कीजिए, या वेयर आगे ब्रैकेट में 2-3 दे देते हैं, क्लोज वेयर दे देते हैं, दैट दे देते हैं कि इनका इस्तेमाल कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि जब जो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर पढ़ाया था वही कि वेयर को जो है स्थान जहाँ होता है वहाँ वेयर यूज होगा। तो देखिए टाउन यानी स्थान है, शहर है, कस्बा है, जो भी स्थान होता है तो वेयर यूज होगा कहाँ, प्लेस के जस्ट बाद में वेयर लगेगा। दूसरी बात यह है कि वेयर जब हम यूज करेंगे तो वेयर से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड जो प्रोनाउन होगा वो हट जाएगा। देखिए यहाँ पे ये टाउन है, इसी टाउन के लिए एक वर्ड आया है देयर, तो इस देयर प्रोनाउन को अपने हटाना पड़ेगा। इसके बाद में जब इसको अपने दोबारा बनाते हैं तो लिखेंगे बिफोर 1999 कोमा आई लिव्ड इन ए टाउन। अब जैसे स्थान का नाम आएगा इसके जस्ट बाद में वेयर लगेगा, वेयर माई फादर लिव्ड। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, सेंटेंस जुड़ चुका है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे जब पूछा जाता है, ये तो था आपका वेयर से रिलेटेड कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वेयर कहां पे यूज होता है। इसी तरह से अगर जब आपका सेंटेंस आ जाता है लिसन टू दैट योर फादर सेज दैट, जब ये कहेंगे कि सुनो तो अगला अपने से क्या पूछेगा, अपने जो कहते हैं सुनो वो कहेगा क्या। जब कहोगे सुनो तो वहां से जवाब आएगा क्या, क्या माने व्हाट। तो ये लिखते हैं लिसन टू दैट योर फादर सेज दैट। तो यहां पे जो व्हाट की जगह यानी जो बात है, बात व्हाट का आंसर क्या है, वही बात, उस बात के लिए जो प्रोनाउन यूज हुए हैं, ये वाला दैट और ये वाला दैट, ये दोनों दैट खा जाओ, काट दो इनको और सीधा लिखेंगे लिसन टू व्हाट योर फादर सेज। यही तो है।
वी रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट देन। देखो है क्या, वी रिमेंबर द डे, डे क्या है, टाइम, टाइम के लिए आता है वेन, और इसी टाइम के लिए एक प्रोनाउन आया हुआ है इसके अंदर, वो प्रोनाउन क्या है, देन, तो देन को काटेंगे, यानी वेन के लिए जो प्रोनाउन आया उस प्रोनाउन को हटाएंगे। और जैसे डे आया है ना, तो डे के जस्ट बाद में यानी टाइम के जस्ट बाद में वेन लगाते हैं। रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट फर्स्ट, और कुछ चेंज करना है नहीं। वी रिमेंबर द डे वी मेट फर्स्ट, देन, देन हटाया और हमने लगाया वी रिमेंबर द डे व्हेन। तो अभी ये वाला जो है इसमें आपके व्हाट का यूज आ गया, ये जो है व्हेन। मैंने पहले इसलिए नहीं लिखाया था, जब मैं पहले लिखा देता हूँ ना तो पढ़ने वाले को बिल्कुल इजी लगता है कि हाँ पता ही है यहाँ पे व्हेन आएगा। तो जब आप अपने आप आइडेंटिफाई करते हो कि लिसन टू दैट, दैट जो है इसका जो है रिस्पॉन्स व्हाट होता है, तो प्रोनाउन जितने हैं वो हटेंगे। यहाँ पे देखो प्रोनाउन को 2 बार यूज किया तो दोनों बार हमने हटा दिया, यहाँ पे प्रोनाउन 1 बार यूज किया तो 1 बार हमने हटा दिया। यहाँ पे देखो दैट दोनों बार था, हटा। यहाँ पे देयर एक ही प्रोनाउन था तो इसको हमने हटाया। यानी जो चीज हम यूज करने जा रहे हैं उसके ऑपोजिट जो प्रोनाउन होता है उसको हटाते हैं। जैसे वेयर का ऑपोजिट प्रोनाउन हो गया देयर, व्हाट का हो गया दैट, ये रहते हैं ऑपोजिट प्रोनाउन। व्हाट का ऑपोजिट प्रोनाउन दैट ही रहेगा। व्हेन, व्हेन का ऑपोजिट प्रोनाउन क्या हो गया, देन, तो ये हट जाएगा। जिस तरह से हम क्वेश्चन टैग के अंदर लगाते हैं ना, वैसे इसके अंदर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसी तरह देखो आई मेट मीरा हर फ्रेंड लाइक डॉग या डॉग्स। मीरा से मिले और उसके दोस्तों को कुत्ते पसंद हैं, यानी मीरा के दोस्तों को कुत्ते पसंद हैं। तो क्या लिखेंगे आप, आई मेट मीरा। जब एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ रिलेशन, दोनों के बीच कोई संबंध होता है तो हुज का प्रयोग किया जाता है। और जब हुज लगाएंगे तो हर जो है वो हुज का ऑपोजिट प्रोनाउन है, हर या हिज होता है, इसको हटा देंगे। आई मेट मीरा हुज फ्रेंड्स लाइक डॉग्स, राइट। तो यहां पे क्या यूज किया, हुज, वही रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है, वही तौर तरीके हैं यूज करने के। तो अभी तक इसमें कुछ भी नया नहीं आया है, वही कंजक्शन चल रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए, दे विल गेट वेट। ठीक है, इफ इट, आगे रेन दे के बोल रहा है, कंप्लीट कर दो इसको। तो दे विल गेट वेट, हमने आपको बताया जब इफ आता है और एक टेंस फ्यूचर का होता है तो दूसरा प्रेजेंट का रहेगा, तो इट की जगह रेन्स हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर आ गया। फ्यूचर के साथ कभी इफ आता नहीं है, इफ ये रहा लगाया हुआ है, तो करना क्या है, इफ के बाद वाला प्रेजेंट करना है। फ्यूचर है तो प्रेजेंट वुड होता, यहाँ अगर वुड होता तो यहाँ आप सेकंड फॉर्म यूज कर देते। वुड हैव होता है तो यहाँ पे आप हैड लगा देते। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कराया हुआ है, लास्ट क्लास में करवाया था। तो दे विल गेट वेट इफ इट रेन्स, रेन्स यानी रेन का आपने कर दिया रेन्स, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इसी तरह एक सेंटेंस और देखो, वी सेंटेंस को देखो, वी
चेस। क्या लिखा है? वी डैश 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 चेस यू कम टू माई हाउस। यहां पे सिर्फ प्ले दिया है और कुछ नहीं दिया इसने। बोल रहा है क्लोज अपने हिसाब से लगा लो भाई साहब, और हम आपको कुछ नहीं देंगे। अब इस तरह का जब सेंटेंस आता है तो ये, अब आपको पता है प्ले, वी चेस यू कम टू माई हाउस, इफ यहां पे लगाते हैं। जब इफ यहां पे लगाएंगे तो ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस हो गया तो ये वाला फ्यूचर में आएगा, तो इसमें विल प्ले लगाएंगे, वी विल प्ले चेस। इस तरीके से ये जो है आपका इसका रिलेटिव प्रोनाउन जो है, कंजक्शंस जो है वो यूज किए जाते हैं क्लोजेज के अंदर। और यही सारा खेल है क्लोजेज के अंदर, जो आपने यूज करने हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन ही हैं, और कोई उसमें ऐसी चीज है नहीं जिसका आपने यूज करना होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस। तो इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस के अंदर अब अपने उन कंजंक्शंस की बात करने वाले हैं जो कंजंक्शंस अपने इस्तेमाल नहीं किए, ये कंजंक्शंस अपने यूज नहीं किए थे पहले। तो व्हेन को अपने सिर्फ टाइम के लिए यूज किया था। व्हेन का जो दूसरा तरीका है, यानी कोई अलग तरीके से अगर कहीं जैसे व्हेन, व्हाइल ये यूज होते हैं टाइम के अलावा, तो वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले व्हेन को ही चेक करते हैं, व्हेन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो देखिए व्हेन के लिए मैं आपको बता दूं कि एक तो टाइम तो होना ही चाहिए। दूसरा ये होता है कि जब एक बड़ी घटना कोई चल रही है लंबी, उसके बीच में एक छोटी सी घटना हो जाती है। जैसे आप घर जा रहे थे, बीच में आप गिर पड़े, वापस खड़े हो गए और घर पहुंच गए, यानी घर जा रहे थे, वो एक लंबा समय था, एक लंबी घटना थी, उसके बीच में एक छोटी सी घटना होती है और वो खत्म हो जाती है। यानी घटना ए जब पूरी हुई, उसके बीच एक छोटी सी घटना बी हुई जो वहीं शुरू हुई और पूरी भी हो गई। ऐसे सिचुएशन में व्हेन आता है। जैसे when the rain stops, we will go out या we shall go out, ये भी हो सकता है। वी के साथ will लगता है, ये मत कहना टाबरों की ये गलत हो गया सर, वी के साथ तो shall लगता है, क्योंकि जब मॉडल्स के रूप में वी के साथ will लगता है इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी उल्टा लगाते हो तो इसका मतलब है इरादा पक्का है। और जैसे यू के साथ ऑलवेज विल लगाते हो, लेकिन यू के साथ आप शैल लगा दोगे ना, इसका मतलब है इरादा पक्का है, और इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने राइटिंग के अंदर। व्हेन द रेन स्टॉप्स वी विल गो आउट, ये क्वेश्चन बनता है व्हेन द रेन स्टॉप्स वी विल गो आउट। व्हेन लगाया है समय से पहले, ये कह रहे हम बाहर जाएंगे, लेकिन जाने का समय क्या है? जब बरसात रुक जाएगी। यानी एक घटना जो चल रही है क्या, बरसात, उसके बीच में इन्होंने दूसरा काम करना है। वो दूसरा काम क्या है? बाहर जाना है। तो ऐसे में आई गॉट इंजर्ड आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स, जब अपने घोड़े को दौड़ा रहा था उस समय क्या हुआ? जख्मी हो गया। तो जो लंबी घटना होती है जो आगे भी जारी रहनी है उसके पहले व्हेन लगाते हैं। इंजर्ड हुआ यानी जख्मी हुआ और खड़ा भी हो गया, लेकिन ये काम जो है ये लंबा था, यानी व्हेन। तो इस जिस कार्य के दौरान दूसरा कार्य होता है तो वो जो लंबा कार्य है उसके पहले आप व्हेन लगा देंगे। जैसे ये कार्य जो है ये चल ही रहा था लेकिन चोट लग गई, यानी लग के खत्म हो गई जितनी लगनी थी उतनी। तो ये
जो कार्य लंबा रहता है उसके पहले व्हेन लगाया जाता है। दूसरा है एज, ठीक है, एज। एज का मतलब होता है एक साथ, एएस, एक साथ। एज का मतलब क्या हुआ? एज का मतलब होता है एक साथ। समझ में आई बात? तो एक साथ यानी जब दो घटना एक ही साथ हो जाए तो एज लगता है। ही was seen as, he was climbing the wall, यानी वह जब दीवार पे चढ़ रहा था उसी समय उसको देखा गया। अगर इसे में when भी कर सकते हैं, he was seen when he was climbing the wall आ सकता है, गलत नहीं होगा। when लग सकता है लेकिन अर्थ चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है वो थोड़ी देर के लिए दिखा, जब when लग जाता है इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए दिखा था। कब? जब दीवार चढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद दिखा नहीं और दीवार वो फिर भी चढ़ ही रहा था, यानी ये घटना जारी थी। इसका मतलब है दीवार चढ़ा उसी समय दिखा। दो घटनाएं जब एक साथ हों तो एज लगता है। ही बीट मी एज आई वॉज डिस्टर्बिंग हिम, यानी उसने उसी समय लटका दिया, कूट दिया जब उसको डिस्टर्ब किया जा रहा था, ज़्यादा इंतजार नहीं किया। वेन होता है तो इसका मतलब है कि वो डिस्टर्ब कर रहा था, उस दौरान कूट के छोड़ भी दिया, और लेकिन वो जो काम कर रहा था वो उसने जारी रखा जिसके दौरान डिस्टर्बिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही डिस्टर्ब किया करते ही उसने कांटा काट दिया, सारी रांदी मेट दी कूट पीट के। तो ही बीट मी एज आई वॉज डिस्टर्बिंग हिम। ये जो एज है वो तब आता है जब दोनों घटनाएं एक साथ होती हो, ठीक है। इसके बाद में आता है वाइल। वाइल का मतलब होता है कि एक कार्य खत्म हुआ और दूसरा शुरू, ठीक है। नहीं सॉरी, वाइल का मतलब होता है जब दोनों घटनाओं का कालक्रम एक ही होता है। कालक्रम यानी सेम टेंस में होती है। जैसे जब आपसे ऐसा एक सेंटेंस दे दिया जाए, सीता इज प्लेइंग, राम इज स्लीपिंग। जब दोनों घटनाएं एक ही टेंस में हो तो वो वाइल से जोड़ी जाती है हमेशा। ऐसे लिखेंगे, सीता इज प्लेइंग वाइल राम इज स्लीपिंग, मार्कर इज वीपिंग। सीता इज प्लेइंग वाइल राम इज स्लीपिंग। इसी तरह से जब सेकंड ये होता है, आई मेट मैनी पीपल, आई वेंट ऑन हॉलीडेज। यहां पे देखो दोनों घटनाएं सेम टेंस में हैं। आई मेट मैनी पीपल, बहुत लोगों से मिला था, मैं छुट्टी गया था। जब दोनों घटनाएं सेम टेंस में हो तो वाइल से जोड़ देते हैं। लिखेंगे, आई मेट मैनी पीपल वाइल, ठीक है। और कुछ नहीं हटाना है ना कुछ जोड़ना है। वाइल आई वेंट ऑन हॉलीडे।
ठीक है। उल्टा भी अगर लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा, यानी दोनों सेम टेंस में है कि बहुत लोगों से मिला जब छुट्टियों पे था। तो जो समय होगा ना, समय जहाँ पे पता चलेगा, समय क्या पता चल रहा है, जैसे सीता इज प्लेइंग, राम इज स्लीपिंग, इसमें किसी का भी आप समय ले लो, वाइल लग जाएगा, वाइल राम इज स्लीपिंग, वाइल सीता इज प्लेइंग, यानी जिस समय ये खेल रहा है उसी समय ये सो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि समय कौन सा था, जब छुट्टी पे था, तो इसके पहले वाइल लगेगा। वाइल आई वेंट ऑन हॉलीडे, आई मेट मैनी पीपल, बहुत लोगों से मिला, कब मिला, जब छुट्टी पे गया था। इस तरीके से जो आपके कंजंक्शंस हैं उनका आपने यूज करना है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से जब कंजंक्शन का यूज करोगे तो ही पता चलेगा कि सही कैसे करना है। और अगर तुक्के मारोगे तो भाई तुक्का में तो कभी सही हो ही गोंधा नठाई है, तुक्के बहुत कम सही होते हैं, तुक्कों का कोई वो सिस्टम नहीं है कि सही हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो अब समझ जाओ कैसे करना है इसको। और ये जो वाइल है आपका ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में आता है एज सून एज। क्या आता है, एज सून एज। एज सून एज के बारे में क्या, एज सून एज का वही सिस्टम होता है कि एक कार्य खत्म और दूसरा शुरू, यानी एक काम शुरू, एक खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाएगा। जैसे एज सून एज ही सॉ मी ही कॉल्ड मी, जैसे ही उसने मुझे देखा बुला लिया, यानी एक कार्य खत्म हुआ, देखना खत्म हुआ, खत्म होते ही बुला लिया, ठीक है। इसी तरह एज सून एज ही स्टॉप्ड द कार ही केम आउट, जैसे ही उसने कार रोकी बाहर आ गया, यानी कार रुकी, वो कार्य खत्म हुआ, खत्म होते ही नीचे उतर गया। तो ऐसे में एज सून एज का प्रयोग कब किया जाता है, जब एक कार्य खत्म होता है और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तो जो पहला कार्य खत्म हुआ है उसके पहले एज सून एज लगाया जाएगा, फिर कोमा और फिर दूसरा कार्य। समझ में आ गई, ये होता है तरीका। अब रहती है एक नो सूनर और देन, ये एक साथ में लगते हैं भाई, नो सूनर और देन। नो सूनर और देन, इसके अंदर क्या करना है कि जैसे ही आप नो सूनर का जो प्रयोग करते हो, नो सूनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करना मस्ट है, जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब का यूज आपको करना ही पड़ेगा, एज सून एज में नहीं होगा, इसमें होता है। और उसके बाद में आप देन लगाते हो, और देन के बाद वाले में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसे ही, वही सेंटेंस लेते हैं, ही सॉ मी, ही कॉल्ड मी, ये सेंटेंस आ गया, ही सॉ मी, ही कॉल्ड मी। इसको किस तरीके से करेंगे देखो, जब नो सूनर आपने यहां पे यूज करना है, नो सूनर, नो सूनर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे कौन सी, वो टेंस के अनुसार लगाएंगे। जैसे ये है आपका पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो लगाएंगे नो सूनर डिड ही, सौ का अब डिड लगते ही फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, सी मी, देन आगे वाला जो है वो सेम रहेगा, उसको कोई नहीं छेड़ेगा, ही कॉल्ड मी, ये रहेगा नो सूनर डिड ही सी मी देन ही कॉल्ड मी। ये जो है आपका सिस्टम रहेगा नो सूनर का यूज करने का।
इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देख लो, ही रैन फास्ट, ही वॉन द रेस। ठीक है, तो लिखेंगे नो सूनर डिड ही रन फास्ट, फिर लगाएंगे देन, और देन के बाद सेकंड वाला सेंटेंस वैसा का वैसा लगाएंगे, ही वॉन द रेस। इस तरीके से आप नो सूनर का प्रयोग करेंगे। नो सूनर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर देन के बाद दूसरा सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पे मस्ट है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नो सूनर जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका नो सूनर। अब इसके बाद में जिसको देखना लिखना है वो लिख सकता है, नहीं लिखना तो कोई छोटी मोटी फोटो खींच लो, फोटो खींचने में तो एक्सपर्ट हो ही है कि नहीं।